बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के डिस्कशन के अंदर हम कैप 5 टैक्स प्रैक्टिसेस की स्प्रिंग 2025 के अटैम्प्ट, मार्च 2025 के अटैम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन से पर्टेन करता है। लार्जली तो ये सवाल इनकम फ्रॉम बिजनेस पे बेस करता है, लेकिन इस सवाल के अंदर कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। तो हमारे पास जनरली जो कैप 2 के एग्जाम में हमारे पास एक 20-22 मार्क का कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स का सवाल आ रहा होता है। ये बेसिकली वो क्वेश्चन है। इस सवाल की वेटेज 18 मार्क की है। लार्जली इनकम फ्रॉम बिजनेस की चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक दो एडजस्टमेंट कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वगैरह की भी है। तो रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए अगेन, पास पेपर के किसी भी सवाल को सॉल्व करते वक्त मैं हमेशा इस बात को एम्फेसाइज करता हूँ कि आपने किसी भी पास पेपर के सोल्यूशन को डायरेक्टली नहीं देखना। पहले उस सवाल को खुद से रीड करना है, खुद से सॉल्व करना है, और फिर अगर आपको समझ नहीं आता तो आप उसका सोल्यूशन रेफर कीजिएगा। डायरेक्टली अगर आप एक सवाल का सोल्यूशन देख लेते हो, आपको उस सवाल का एज सच कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मैं ये अजम्पशन पे चल रहा हूँ कि आपने एक दफ़ा इस सवाल को रीड कर लिया है, एक दफ़ा सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की है, और अब आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। मैं पूरा सवाल एक साथ रीड नहीं कर रहा, मैं एक एक एडजस्टमेंट रीड करता जाऊँगा, अकॉर्डिंगली उसे सॉल्व करता जाऊँगा और एक एक एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करता जाऊँगा। पूरा सवाल रीड करूँगा, फिर दोबारा एक एक एडजस्टमेंट पे आऊँगा तो उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। बेहतर है कि मैं एक एक एडजस्टमेंट को रीड करता जाऊँ, सॉल्व करता जाऊँ और उसे एक्सप्लेन करता जाऊँ। सवाल को रीड करने से पहले अगर हम सवाल की रिक्वायरमेंट को देखें तो रिक्वायरमेंट में कहता है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, compute under the appropriate head of income, total income and taxable income and tax liability of MMP for the tax year 2025. Show all relevant exemptions, exclusions and disallowances. तो बेसिकली जो भी हमारे पास सवाल में डाटा है, कोई MMP पर्सन होगा, इसकी हमें करेक्ट हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट करनी है, टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, बिजनेस का सवाल है और इस सवाल के अंदर अगर आप गौर करें तो हमारे पास रेवेन्यू वगैरह का नंबर आ रहा है, और सवाल की रिक्वायरमेंट में या सवाल की कई इन्फॉर्मेशन में हमें टर्नओवर टैक्स, मिनिमम टैक्स को इग्नोर करने के लिए नहीं कहा गया। जनरली जब हमारे पास बिजनेस का सवाल होता है तो हमें टर्नओवर टैक्स, मिनिमम टैक्स को इग्नोर करने के लिए कह देता है, लेकिन अगर वो टर्नओवर टैक्स, मिनिमम टैक्स को इग्नोर करने के लिए नहीं कह रहा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें टर्नओवर टैक्स, मिनिमम टैक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब चलते हैं सवाल की तरफ। कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट द डेट टुडे इज 31 अगस्त 2025. मोमिन मेज प्रोडक्ट, a sole proprietorship owned by Momin Khan, specializes in the production of food ingredients. The following information has been extracted from the MMP record for the year ended 30 June 2025. हमारे पास एक इंडिविजुअल है मोमिन खान के नाम से, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप की कैपेसिटी में एक बिजनेस ओन करता है जिसका नाम है मोमिन मेज प्रोडक्ट MMP, और ये जो है फूड प्रोडक्शन या फूड इंग्रेडिएंट्स की प्रोडक्शन का बिजनेस है। हमारे पास 30 जून 2025 टैक्स ईयर एंड 2025 का डाटा अवेलेबल है। डाटा में हमारे पास सेल्स आ रहा है 138 मिलियन, ये रुपीज़ इन थाउजेंड से यानी कि 138 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल्स है हमारे पास 86 मिलियन, देन ग्रॉस प्रॉफिट, देन एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। फिर हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सेल्स से पर्टेनिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स से पर्टेनिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम, यानी कि तकरीबन इस प्रॉफिट एंड लॉस के हर लाइन आइटम के अगेंस्ट कोई ना कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। अब इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के दो तरीक़ेकार हैं। या तो आप सेल्स का नंबर सही करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर सही करें, एडमिन का नंबर सही करें, इन सारे नंबर्स को इंडिविजुअली सही करते जाएं और एक नया P&L बना लें, जो कि सेल्स से स्टार्ट होगा लेकिन सारे नंबर्स एडजस्टेड होंगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर से लेकर चलें और जो भी एडजस्टमेंट है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर अकाउंट फॉर करते जाएं, तो आपके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस का नंबर आ जाएगा। हम सेकंड वाले तरीके से, वो थोड़ा रिलेटिवली आसान है, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले कि हमारे पास टैक्स पेयर का नाम है मोमिन मेज प्रोडक्ट, और टैक्स ईयर है हमारे पास 2025। सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम बिजनेस को देख रहे हैं। अच्छा जी, तो कहता है सेल्स का नंबर है हमारे पास 138 मिलियन। सेल्स इंक्लूड an amount of 10.62 million, net of 10% trade discount and inclusive of 18% sales tax to a customer.
कहता है सेल्स की अमाउंट में 10.62 मिलियन की सेल्स ऐसी है जो कि 10% ट्रेड डिस्काउंट से नेट हुई हुई है और इंक्लूसिव ऑफ 18% सेल्स टैक्स है। हम ये बात जानते हैं कि हमने कस्टमर को जो सेल्स टैक्स चार्ज किया, कस्टमर से जो सेल्स टैक्स रिकवर किया, ये सेल्स टैक्स का अमाउंट हमारी इनकम नहीं है, ये सेल्स टैक्स का अमाउंट हमारी इनकम नहीं है, ये सेल्स टैक्स का अमाउंट तो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे कर देना है। तो जो हमारी सेल्स, जो हमारा रेवेन्यू नेट ऑफ सेल्स टैक्स होता है, वो हमारी इनकम है, वो हमारा रेवेन्यू है। तो अगर इस सेल्स के अंदर 18% का सेल्स टैक्स शामिल है तो मैं सेल्स टैक्स के अमाउंट को सेपरेट कर दूंगा, मैं सेल्स टैक्स के अमाउंट को अपनी रेवेन्यू से, अपनी इनकम से हटा दूंगा, क्योंकि सेल्स टैक्स का अमाउंट मेरी इनकम ही नहीं है बल्कि मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैंने ये सेल्स टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करना है। तो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग स्टार्ट होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर से। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास नंबर्स रुपीज़ इन मिलियन में दिए, रुपीज़ इन थाउजेंड्स में दिए हुए, लेकिन मैं फुल फिगर में काम करूँगा ताकि सेलिब्रेट वगैरह अप्लाई करते हुए कोई एरर ना कर जाऊँ। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है हमारे पास 36 मिलियन। सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे सेल्स टैक्स इंक्लूडेड इन सेल्स। किस तरह से एडजस्ट करेंगे? कहता है ये जो 1062000 का नंबर है, यह सेल्स है, ये नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट लेकिन इंक्लूसिव ऑफ 18% सेल्स टैक्स है, इंक्लूसिव ऑफ 18% सेल्स टैक्स है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम 10620 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 118 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 118 कर देंगे। देखिए इस नंबर के अंदर सेल्स टैक्स शामिल है, यानी कि जो भी सेल्स की वैल्यू होगी उसका 18% शामिल है। तो यानी कि ये नंबर 118 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस नंबर को हमने 118 से डिवाइड किया, 18 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सेल्स टैक्स का अमाउंट आ गया। सर यहाँ पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी है, इसका कुछ नहीं करेंगे। नहीं सर, इनकम टैक्स लॉ में अगर ट्रेड डिस्काउंट आपने किसी कस्टमर को दिया है तो वो आपके लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, यानी कि आप अपनी सेल्स का नंबर नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ही कंसिडर करते हो, आप सेल्स का नंबर नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट ही कंसिडर होगा। तो बेसिकली हुआ क्या होगा कि हमारे पास ग्रॉस सेल्स का कोई अमाउंट होगा, ठीक है, फिर इससे ट्रेड डिस्काउंट लेस हुआ होगा, ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद जो भी अमाउंट आया होगा इसके ऊपर सेल्स टैक्स कैलकुलेट हुआ होगा और फिर हमारे पास ग्रॉस सेल बन गई होगी, और हमारे पास ग्रॉस सेल बन गई होगी। तो सेल्स के अमाउंट में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो हमारे पास नेट ऑफ डिस्काउंट सेल्स आई ये बेसिकली 100 होगी, इसी के ऊपर 18% सेल्स टैक्स कैलकुलेट होकर ये हमारे पास 118 बना होगा। तो हमारे पास ये जो 1062000 का नंबर है ये बेसिकली ये वाला नंबर है। मुझे सेल्स टैक्स के अमाउंट को एक्सक्लूड करना है तो मैं क्या करूँ कि 10620 को 118 से डिवाइड करूँ और 18 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हमारे पास सेल्स टैक्स का नंबर कैलकुलेट हो जाएगा, हमारे पास सेल्स टैक्स का नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। तो 10620 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 118, ये आ गया हमारे पास 1620000। चूँकि ये सेल्स टैक्स का अमाउंट सेल्स में शामिल है, यानी कि ये इनकम में, प्रॉफिट में भी शामिल होगा, तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए हम माइनस कर देंगे। देन सेकंड एडजस्टमेंट थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको ध्यान से रीड करेंगे। कहता है सेल्स इंक्लूड ₹1.925 million received as compensation from insurance company on 15th April 2025 for severe damage to machinery imported from China on 1st April 2025 costing 2.1 million. The machinery deemed unfit for use was later sold as a scrap for 4,25,000 on 1st May 2025. The loss of 1675000 from the sale of machinery and the cost of 42,000 incurred for lodging the insurance claim have been included under the administrative and selling expense. तगड़ी एडजस्टमेंट है ये। कहता है कि सेल्स के अमाउंट में 19,25,000 रुपये का कंपनसेशन शामिल है जो आपने इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव किया 15 अप्रैल पे। क्यों कंपनसेशन रिसीव किया? क्योंकि आपने चाइना से एक मशीन इंपोर्ट की थी और ये रास्ते के अंदर डैमेज हो गई, ये रास्ते के अंदर सीवियर डैमेज हो गई। इस मशीन की कॉस्ट 21 लाख है। ये मशीन अब अनफिट है इस्तेमाल करने के लिए, तो हमने इसको 4,25,000 की स्क्रैप वैल्यू पे बेच दिया। जो भी लॉस आया, जो भी इंश्योरेंस क्लेम की लॉजमेंट का, इंश्योरेंस क्लेम को क्लेम करने का खर्चा था, ये दोनों खर्चे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिए। देखिए पहले तो एक चीज़ आपने समझनी है, कि यहाँ पे इस मशीनरी की डिस्पोजल पे जो भी गेन या लॉस आएगा, इस मशीनरी की डिस्पोजल पे जो भी गेन या लॉस आएगा, ये गेन या लॉस इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं जाएगा, बल्कि ये गेन और लॉस हमारा कैपिटल गेन में अकाउंट फॉर किया जाएगा। सर कैपिटल गेन में क्यों?
क्योंकि अगर आप डेप्रिशिएबल एसेट को बेचते हो तो डेप्रिशिएबल एसेट का गेन और लॉस इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाता है। अगर एक एसेट डेप्रिशिएबल एसेट ना हो तो फिर वो कैपिटल एसेट होता है और कैपिटल एसेट का गेन और लॉस कैपिटल गेन में जाता है। सर लेकिन यहाँ तो मशीनरी है तो ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। द आंसर इज नो। डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए जरूरी है कि आपने एसेट को टैक्स ईयर एंड तक होल्ड किया हो। टैक्स ईयर एंड तक आपकी अगर एसेट की ओनरशिप आ रही है तो वो आपका डेप्रिशिएबल एसेट होता है, उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो। हमने ये मशीनरी परचेज की 1 अप्रैल 2025 पे, हमने ये मशीनरी सेल की 1 मई 2025 पे। मैंने 1 अप्रैल पे मशीनरी इंपोर्ट की और 1 मई पे बेच दी, यानी कि एक ही साल में इंपोर्ट करके परचेज करके बेच दिया। तो अगर मैं मशीनरी जैसे एसेट को एक ही साल में इंपोर्ट करके बेच रहा हूँ, इसका मतलब है इसमें मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता। तो अब ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, अब ये मेरे लिए कैपिटल एसेट कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी गेन और लॉस का नंबर, यहाँ पे जो भी गेन और लॉस वर्कआउट होगा वो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं बल्कि कैपिटल गेन में आएगा। लेकिन चूंकि ये नंबर्स सेल्स के अंदर और सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नंबर के अंदर शामिल है, हम इनको एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये कंपनसेशन का अमाउंट और जो लॉस ऑन डिस्पोजल और इंश्योरेंस की क्लेम का खर्चा है ये इस सेल्स के अंदर और एडमिन एक्सपेंस के अंदर शामिल है। इसको बाहर करने के लिए हम इसको अंडू कर देंगे, कैपिटल गेन में इससे पर्टेनिंग गेन और लॉस वर्कआउट करेंगे। कैसे? सेल्स में 19,25,000 का इंश्योरेंस कंपनी का कंपनसेशन शामिल है, तो पहले तो आप इसे हटा दें, लेस कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, कितना? 19,25,000। ठीक है। फिर ये मशीन हमने इंपोर्ट की थी 21 लाख रुपए की, इसको हमने स्क्रैप में 4,25,000 का बेचा। फिर कहता है लॉस ऑफ 16,75,1675 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीन एंड कॉस्ट ऑफ 42,000 ऑन लॉजिंग द इंश्योरेंस क्लेम इंक्लूडेड अंडर द सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। कह रहा है 16,75,000 और 42,000 रुपये का जो एक्सपेंस है, 16,75,000 और 42,000 का जो एक्सपेंस है ये आपके एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस में शामिल है, तो चूंकि हम इस प्रोसीड्स को भी कैपिटल गेन में अकाउंट फॉर करेंगे तो जो ये लॉस अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ है, जो ये खर्चा वगैरह है, ये भी हम कैपिटल गेन में ही अकाउंट फॉर करेंगे, इसे यहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। देखिए जो अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है मैं उसी को अंडू करूंगा, जो रिकॉर्डेड नहीं है उसका अंडू नहीं करूंगा। अकाउंटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन एंड इंश्योरेंस क्लेम एक्सपेंस। कितना लॉस शामिल है? 16,75,000 और कितना इंश्योरेंस क्लेम करने का खर्चा हुआ है? 42,000। अच्छा, अब इन दोनों नंबर्स को अंडू करने के लिए ऐड किया जाएगा। क्यों ऐड किया जाएगा? क्योंकि 16,75,000 का लॉस और 42,000 रुपये का एक्सपेंस एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में शामिल है। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस हुआ है। माइनस होने का मतलब है कि पीबीटी कैलकुलेट करते वक्त ये एक्सपेंसेस ऑलरेडी माइनस हुए हैं। तो इनको अंडू करने के लिए मैं इसको माइनस नहीं करूंगा बल्कि मैं इसे ऐड करूंगा, तो इसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे इसकी कॉस्ट बताई है और जो हमारे पास यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू आ रही है, ये अकाउंट्स में डायरेक्टली रिकॉर्डेड नहीं है। अकाउंट्स में क्या रिकॉर्डेड है कि सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट के दरमियान जो लॉस आया वो लॉस रिकॉर्डेड है। तो जो लॉस अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है वो लॉस ही मैं रिवर्स कर रहा हूँ। मैं सेल प्रोसीड का अमाउंट या स्क्रैप वैल्यू का अमाउंट रिवर्स नहीं कर रहा, मैंने लॉस का अमाउंट रिवर्स कर दिया डायरेक्ट। कैपिटल गेन जब कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल गेन में इसको कैलकुलेट भी करेंगे कि इस पर कैपिटल गेन कितना आएगा। देन आगे कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड ₹8 million paid for the used ingredient mixer machine imported from Malaysia. This includes import duty of 3 lakh and advance income tax of 5 lakh paid to the custom authorities at the import stage. Cost of sales में 8 मिलियन की 80 लाख रुपए की एक यूज्ड मशीनरी शामिल है। सर अगर ये यूज्ड मशीनरी है तो देखिए आम हालात में अगर एक एसेट पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ हो इस पर हम इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं करते, लेकिन ये यूज्ड मशीनरी चाहे हमने मलेशिया से इंपोर्ट की है, इवन दो कि ये मशीनरी यूज्ड है, लेकिन ये मलेशिया से इंपोर्ट हुई है ना, तो पाकिस्तान में तो पहली बार इस्तेमाल होगी।
पाकिस्तान में पहली बार इस्तेमाल होगी, तो इसका मतलब है इस पर इनिशियल अलाउंस भी मिलना चाहिए और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस भी मिलेगा, इस पर डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। लेकिन हमने क्या गड़बड़ की है, अकाउंट्स में क्या गड़बड़ हुई है, अकाउंट्स में पूरी 8 मिलियन का अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल है। ये हम एक्सपेंस के तौर पे क्लेम तो करेंगे, लेकिन पूरा अमाउंट नहीं, हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस वगैरह क्लेम करेंगे। अकाउंट्स बनाने वाले ने पूरे 8 मिलियन का अमाउंट कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल कर दिया है। तो इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स से हटा देंगे। क्या करेंगे, इसका नाम क्या है, मिक्सचर मशीन। और इसके आगे मैं लिख देता हूं टू बी डेप्रिशिएटेड। हम इसे डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, पूरी की पूरी अमाउंट को एक साथ क्लेम नहीं करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में 8 मिलियन शामिल है, तो 8 मिलियन को अंडू करने के लिए हम ऐड कर देंगे। अगेन मैं ऐड क्यों करूंगा सर, मैं ऐड इसलिए करूंगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए माइनस हुआ है, तो इसका इफेक्ट अंडू करने के लिए हम इसे लेस नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे ऐड कर रहे होंगे। अच्छा, इन्होंने ये भी बताया है कि इस 8 मिलियन में 3 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी और 5 लाख रुपए का इनकम टैक्स शामिल है। देखिए, जो इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे की वो तो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, लेकिन जो एडवांस इनकम टैक्स आपने पे किया, इस एडवांस इनकम टैक्स को हम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि इन दी एंड अपनी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करेंगे, इन दी एंड अपनी टैक्स लायबिलिटी से माइनस कर रहे होंगे। कैसे करेंगे वो आखिर में हमको नजर आ जाएगा। आगे कहता है सर इस पर डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस माइनस नहीं करेंगे। बिल्कुल माइनस करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस को हम बिल्कुल लास्ट में माइनस करते हैं, बीच में नहीं लेकर आते। वंस हम अपने पास इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर लें, उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन या इनिशियल अलाउंस को माइनस किया जाएगा। फिर कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 18 मिलियन, द टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन इंपोर्टेड मशीन फॉर द ईयर अमाउंट्स टू ₹22 मिलियन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 18 मिलियन है जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में शामिल है, टैक्स डेप्रिसिएशन 22 मिलियन है। फिलहाल मैं क्या करूंगा कि फिलहाल मैं अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को अंडू करने के लिए 18 मिलियन ऐड कर दूंगा। टैक्स डेप्रिसिएशन हम अभी माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्स डेप्रिसिएशन को हम इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में माइनस करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट में कहता है एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड सेल्स कमीशन ऑफ 325,000 पेड टू मार्केटिंग मैनेजर वाया बेयर चेक फॉर एक्सीडिंग द सेल्स टारगेट। कह रहे हैं हमने मार्केटिंग मैनेजर को सेल्स कमीशन पे किया है 3,25,000, बेयर चेक के थ्रू पे कर दिया है। सर हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस के सेक्शन 21 के अंदर एक्सपेंसेस को बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करने की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, और रिक्वायरमेंट क्या थी कि अगर हमारे पास कोई अदर एक्सपेंडिचर है तो उसके अकाउंट हेड का टोटल अगर 2.5 लाख से ज़्यादा हो, तो फिर इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर जो कि 25,000 से ज़्यादा पे किया गया उसे बैंकिंग चैनल के थ्रू पे करना होगा। अगर अकाउंट हेड का टोटल 2.5 लाख से ज़्यादा है और इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर 25,000 से ज़्यादा है, तो लाजिम है कि उसे बैंकिंग चैनल के थ्रू, क्रॉस बैंकिंग चैनल के थ्रू पे किया जाए। यहाँ पे पेमेंट की तो बैंकिंग चैनल के थ्रू है, लेकिन बेयरर चेक के थ्रू कर दी है। बेयरर चेक का मतलब होता है कैश का चेक। तो चूंकि यहाँ पे जो कमीशन का अकाउंट हेड है वो 3,25,000 है, कमीशन का जो अकाउंट हेड है वो हमारा 3,25,000 है, हमें इसकी पेमेंट क्रॉस चेक के थ्रू करनी थी। चूंकि हमने क्रॉस चेक के थ्रू पे नहीं किया, अब हम इस एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर सकते। तो मैं इसे लिख देता हूं कमीशन नॉट पेड थ्रू क्रॉस बैंकिंग चैनल। चूंकि हमने ये क्रॉस बैंकिंग चैनल के थ्रू पे नहीं किया, अब हम इसे क्लेम नहीं कर सकेंगे, और इसे अंडू करने के लिए, इसे रिवर्स करने के लिए हम 3,25,000 ऐड कर देंगे। देन सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 4,60,000 पेड टू के इलेक्ट्रिक फॉर द न्यू कनेक्शन। हमने के इलेक्ट्रिक से नया कनेक्शन हासिल करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया 4,60,000 रुपये। अब देखिए ये कोई टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं है, ये अकाउंटिंग की एडजस्टमेंट है। जब हम कोई जगह रेंट पे लेते हैं या हम के इलेक्ट्रिक का नया मीटर लगवाते हैं तो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका एसेट है, जो आपको फ्यूचर में रिफंड हो जाएगा। ये आपका एक्सपेंस थोड़ी है। अगर आप कहीं पे सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हो तो जब वो एग्रीमेंट खत्म होता है तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाता है ना, तो ये आपका एक्सपेंस थोड़ी है। तो अगर हमने के इलेक्ट्रिक को नया मीटर लगाने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया तो ये हमारे लिए एसेट होगा, हम इसे एक्सपेंस क्लेम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं ये लिख देता हूँ सिक्योरिटी डिपॉजिट
नॉट एक्सपेंस कितना 4,60,000 और अगेन अंडू करने के लिए हम इसे ऐड कर देंगे। देन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 3,25,000 पेड फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ मोमिन खान। मोमिन खान की इंश्योरेंस के लिए, मोमिन खान की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हमने 3,95,000 रुपये की इंश्योरेंस प्रीमियम पे की। अब देखिए मोमिन खान कौन है सर? मोमिन खान इस बिजनेस का मालिक है या खातून है, आई गेस जो भी है, जेंट्स है बल्कि। तो मोमिन खान की इंश्योरेंस के लिए 3,95,000 पे हुआ, तो ये तो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है ना, ये तो ओनर की पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। तो पर्सनल एक्सपेंस को तो हम क्लेम नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस ये सॉर्ट ऑफ अ पर्सनल एक्सपेंस है, इसे भी हम क्लेम नहीं करेंगे। कितना 395,000। 395,000 का जो हमने पर्सनल एक्सपेंस किया, इसे हम अंडू करने के लिए ऐड कर देंगे, मतलब हटाने के लिए, अंडू करने के लिए, रिवर्स करने के लिए मैं ऐड कर दूंगा। देन पॉइंट नंबर 4 में कहता है फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड एन इंटरेस्ट ऑफ 6 लाख ऑन 5 मिलियन बैंक लोन ऑब्टेन ऑन 1 जुलाई 24 एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। 5 मिलियन का हमने बैंक लोन लिया 1 जुलाई 2024 पे, यानी कि साल के पहले दिन। 12% के मार्कअप पे इस पे इंटरेस्ट कितना है? 6 लाख। रुपीज 4 मिलियन वॉज यूज टू परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड इन कराची फॉर लीजिंग पर्पस, यानी कि रेंटल पर्पस। एंड 1 मिलियन वॉज यूज टू बाय अ कार फॉर मोमिन खान वाइफ। देखें 5 मिलियन का आपने लोन लिया, 4 मिलियन का आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया लीजिंग पर्पस के लिए, किराए पे देने के लिए, और 1 मिलियन की अपनी वाइफ के लिए, अपनी बेगम के लिए कार परचेज कर ली। इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते वक्त हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्लेम करेंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो लोन बिजनेस के लिए इस्तेमाल हुआ, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस जिस लोन की यूटिलाइजेशन बिजनेस पर्पस के लिए हो। 5 मिलियन के लोन में से 4 मिलियन की आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जिससे आप रेंटल इनकम जनरेट करोगे, 1 मिलियन की अपनी बेगम के लिए कार खरीद रहे हो जिससे आप, मतलब अपनी वाइफ। तो ये तो कोई बिजनेस एक्सपेंस ही नहीं है ना, मतलब जो भी लोन है वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्लेम नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉट फॉर बिजनेस पर्पस। कितना? 6 लाख। 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट हमने अंडू कर दिया, और अंडू करने के लिए इसे हमने ऐड कर दिया। देन पॉइंट नंबर 5 में क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 में कहता है अदर इनकम कंप्राइजेस ऑफ रेंटल इनकम ऑफ 450,000 एंड नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ 200,000 फ्रॉम द सेम प्लॉट ऑफ लैंड मेंशन इन पॉइंट 4। कह रहा है पॉइंट 4 में जो हमने लैंड का जिक्र किया था ना, कि हमने 4 मिलियन का लोन लेकर एक लैंड परचेस की, तो इस लैंड से हमने 4.5 लाख रुपए की रेंटल इनकम कमाई, 2 लाख रुपए का हमें नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट मिला जिसे हमने अदर इनकम में शामिल कर दिया। फिर विच वॉज लीज टू अ टेनेंट स्टार्टिंग ऑन 1 सितंबर 2024। 1 सितंबर 2024 हमारा रेंट एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया। एमपीएम इनकर्ड 50,000 इन एक्सपेंसेस फॉर लैंड लेवलिंग, 20,000 फॉर ग्राउंड रेंट एंड 25,000 फॉर रेंट कलेक्शन सर्विसेज। इस ज़मीन को सीधा करने के लिए हमने 50,000 खर्च किया, ग्राउंड रेंट हमने 20,000 पे किया, और रेंट कलेक्शन चार्जेस में हमने 25,000 पे किए। These expenses have been included under administrative and selling expenses. These expenses have been included under administrative and selling expenses. तो अदर इनकम में ये वाले दो अमाउंट शामिल है, एक रेंटल इनकम का, एक नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट का, और एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास ये वाले एक्सपेंसेस शामिल है। ये तो हमें समझ आ गया है कि ये प्रॉपर्टी हमने लोन लेकर परचेज की और इससे रेंटल इनकम जनरेट की, तो इससे आने वाली रेंटल इनकम हमारे लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं होगी, बल्कि हमारे लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। अब चूंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग से बाहर करना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग से बाहर करने के दो तरीके हैं। देखिए अदर इनकम में जो अमाउंट शामिल है ना, इसे आप लेस कर दें, और एक्सपेंसेस में जो अमाउंट शामिल है ना, इसे आप ऐड कर दें। या तो आप अदर इनकम में जो अमाउंट शामिल है इसे लेस कर दें और एक्सपेंसेस के नंबर्स को ऐड कर दें, या फिर आप इन सब का नेट ले लें कि 4.5 लाख की इनकम, 2 लाख की इनकम, 50,000 का एक्सपेंस, 20,000 का एक्सपेंस और 25,000 का एक्सपेंस, जो नेट इनकम आ रही है, बस नेट इनकम को आप माइनस कर दें, मतलब नेट इनकम को आप एक्सक्लूड कर दें। दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। क्या कहने सर? मैं ये कह रहा हूँ कि आप अदर इनकम में
जो रेंटल इनकम शामिल है, कितनी शामिल है? 4.5 लाख और 2 लाख। अदर इनकम में दोनों शामिल है ना, अंग्रेजी पे ध्यान देना। अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ रेंटल इनकम एंड नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट। तो 4.5 लाख और 2 लाख, तो 6.5 लाख। 6.5 लाख का अमाउंट अदर इनकम में शामिल है, इसे यहाँ से माइनस कर देंगे क्योंकि इसे हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवाना है। और इसी से पर्टेनिंग जो हमारे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो कितना है? 50,000, 20,000 और 25,000। 50,000, 20,000 और 25,000। 50 + 20 + 25 यह आ जाएगा 95,000। ये हमारे पास इन्होंने हमें बताया कि ये एक्सपेंसेस में शामिल हुआ है। तो इसको भी अंडू करने के लिए मैं ऐड कर दूंगा। अब कोई बच्चा इनकम के अमाउंट को माइनस करे और एक्सपेंसेस के अमाउंट को ऐड करे, या फिर इनकम माइनस एक्सपेंसेस जो नेट अमाउंट आए उस नेट अमाउंट को माइनस कर दे, बात एक ही है। आप इन नंबर्स को नेट करके माइनस करो या सेपरेटली इनकम को माइनस करो और एक्सपेंसेस को ऐड करो, अल्टीमेटली बात एक ही है। और फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 6 में कहता है कि ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 रिलेटेड टू टैक्स ईयर 24 इज 6 मिलियन। हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स है 6 मिलियन का, इसे हम लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त देखेंगे। तो यहाँ तक फिलहाल हमने सारी एडजस्टमेंट्स को एक दफ़ा रीड कर लिया, जो जो रेलेवेंट थी उसे प्लॉट कर दिया है। इसका मतलब है कि यहाँ तक हम इनकम फ्रॉम बिजनेस का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का नंबर अभी फ़िलहाल बिफोर इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन है। ये बिफोर इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन है क्योंकि अभी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया। तो इसे अगर मैं टोटल कर लूँ, यह हमारे पास 61,397,000 61,397,000। अब ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का नंबर बिफोर डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस है, तो इससे हम लेस करेंगे टैक्स डेप्रिसिएशन। अच्छा, टैक्स डेप्रिसिएशन इन्होंने हमें यहाँ बताया था, इस पॉइंट में इन्होंने हमें बताया था अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 18 मिलियन है, टैक्स डेप्रिसिएशन 22 मिलियन है। लेकिन ये जो 22 मिलियन का टैक्स डेप्रिसिएशन है ना, ये एक्सक्लूडिंग इंपोर्टेड मशीन है, यानी इंपोर्टेड मशीन के अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है? 22 मिलियन। तो 22 मिलियन का टैक्स डेप्रिसिएशन तो माइनस होगा ही। 22 मिलियन का टैक्स डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो माइनस होगा ही। लेकिन इसके अलावा जो इंपोर्टेड मशीन है इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस खुद कैलकुलेट करना है। अब इंपोर्टेड मशीन सवाल में दो है, एक सेल्स के पॉइंट नंबर 2 में भी मशीन की इंपोर्ट की बात हो रही थी और एक कॉस्ट ऑफ सेल्स के भी पॉइंट नंबर 1 में मशीन की इंपोर्ट की बात हो रही है। यहाँ भी इंपोर्टेड मशीन का जिक्र था, यहाँ भी इंपोर्टेड मशीन का जिक्र था। लेकिन ये वाली जो मशीन है ये तो हमने सेम टैक्स ईयर में परचेस करके डिस्पोज ऑफ कर दी, सेम टैक्स ईयर में परचेस करके स्क्रैप आउट कर दी, तो ये तो हमारा डेप्रिशिएबल एसेट ही नहीं है। और इसका तो गेन हमने कंक्लूड किया था कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन में। तो चूंकि ये कैपिटल गेन में जाएगा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन ये वाली जो मशीन है इस पे इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन आएगा। 8 मिलियन की हमने यूज्ड मशीनरी इंपोर्ट की है, इवन दो कि ये इंपोर्ट की है, लेकिन चूंकि इवन दो कि ये यूज्ड है, लेकिन चूंकि इंपोर्ट की है, पाकिस्तान में पहली बार इस्तेमाल हो रही है, तो इस पे इनिशियल अलाउंस मिलेगा। 8 मिलियन में से 3 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी के थे, 5 लाख रुपए एडवांस इनकम टैक्स थे। अब इंपोर्ट ड्यूटी तो कॉस्ट का पार्ट बनेगी, लेकिन एडवांस इनकम टैक्स हम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि इन दी एंड अपनी लायबिलिटी से माइनस करेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि इनिशियल अलाउंस 8 मिलियन माइनस 5 लाख, 8 मिलियन माइनस 5 लाख, ये कितना आ गया? 7.5 मिलियन। 7.5 मिलियन का 25%, 7.5 मिलियन का 25% हम इनिशियल अलाउंस क्लेम करेंगे।
तो ये आ गया हमारे पास 1,875,000 अब इनिशियल अलाउंस नहीं, इसके ऊपर भी हमें टैक्स डेप्रिसिएशन मिलेगा, इसके ऊपर भी हमें टैक्स डेप्रिसिएशन मिल रहा होगा। कितना सर? 7.5 मिलियन की इसकी एक्चुअल कॉस्ट बन रही है, 7.5 मिलियन की इसकी एक्चुअल कॉस्ट बन रही है और इसमें से इनिशियल अलाउंस माइनस कर दें 1,875,000, तो ये टैक्स WDV आ गई। टैक्स WDV का 15%, टैक्स WDV का 15%, ये हमारा इनिशियल अलाउंस आ जाएगा, और सॉरी डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 7.5 मिलियन माइनस 1,875, यह आएगा 5,625। इसका अगर आप 15% करेंगे तो यह आएगा 843,750, 843,750। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस के नंबर से जो टैक्स डेप्रिसिएशन सवाल में गिवन था, जो हमने मशीनरी इंपोर्ट की उसका इनिशियल अलाउंस और टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास फाइनली इनकम फ्रॉम बिजनेस का नंबर आ जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस का नंबर आ जाएगा। कैलकुलेट करता हूँ इसे। ये आ रहा है हमारे पास 36,678,250, 36,678,250, 36,678,250। अभी सवाल यहाँ पे पूरा नहीं हुआ, अभी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अलावा और भी चीज़ें हैं। इस सवाल में कैपिटल गेन भी है, इस सवाल में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है। पहले कैपिटल गेन देख लेते हैं। कैपिटल गेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंसिडरेशन लेस कॉस्ट। अब इस एडजस्टमेंट पर आते हैं। 19,25,000 हमें उन्नीस लाख 25,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिला था। 19,25,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मिला था, तो ये इंश्योरेंस का पैसा हमारी सेल प्रोसीड है। और जब मशीनरी अनफिट थी तो हमने इसको स्क्रैप किया था, तो 4,25,000 हमें स्क्रैप वैल्यू मिली थी। तो हमारी सेल प्रोसीड कितनी हो जाएगी? सेल प्रोसीड हो जाएगी 19,25,000, 19,25,000 और 425 की स्क्रैप वैल्यू। ये हमारी कंसिडरेशन हो गई, जो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, जो हमें स्क्रैप वैल्यू मिली। मशीन हमने इंपोर्ट की थी 21 लाख रुपए की, मशीन हमने इंपोर्ट की थी 21 लाख रुपए की, और इंश्योरेंस क्लेम में हमारा 42,000 का खर्चा हुआ था। ये हमारी कॉस्ट हो जाएगी 21 लाख की इंपोर्ट की थी हमने, और 42,000 हमारा इंश्योरेंस वालों के साथ खर्चा हो गया था। तो कंसिडरेशन आएगी 1925 प्लस 425, ये आ गया 2350, और कॉस्ट आएगी 21 लाख प्लस 42,000, ये आएगा 2142। इन दोनों को नेट करने के बाद हमारे पास कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा 2350 माइनस 2142, 2,08,000 रुपये, 208,000। ये हमारे पास कैपिटल गेन आ गया। अच्छा, ये कैपिटल गेन सिक्योरिटीज़ के ऊपर नहीं है, ये कैपिटल गेन इमोल प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है, ये कैपिटल गेन सेक्शन 38 सबसेक्शन 5 का नहीं है, ये नॉर्मल कैपिटल गेन है। ये नॉर्मल कैपिटल गेन है, इस पर नॉर्मल टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे, इस पर कोई स्पेशल रेट अप्लाई नहीं होंगे। कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के बाद तीसरा है हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जो प्रॉपर्टी है ना हमारी, वो प्लॉट ऑफ लैंड है, वो प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है। अब रेंटल इनकम कितनी है? 4.5 लाख, तो हमारे पास रेंट आ जाएगा 4.5 लाख। फिर नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट है, नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट है कितना? 2 लाख। नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट, इस अमाउंट को हम क्या करेंगे? 2 लाख डिवाइडेड बाय 10। अब अगर किसी ने ये किया ना तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा? ये गलत इस वजह से हो जाएगा, ये गलत इस वजह से हो जाएगा कि ये
प्लॉट ऑफ लैंड के अगेंस्ट है। नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट ट्रीटेड रेंट अंडर सेक्शन 16 की जो टैक्सेशन है वो बिल्डिंग के केस में अराइज होती है, वो प्लॉट ऑफ लैंड के केस में अराइज नहीं होती। तो यहाँ पे नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट की कोई टैक्सेशन नहीं होगी। फिर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे रिपेयर अलाउंस 1/5 ऑफ रेंट। अगेन किसी ने यहाँ पे रिपेयर अलाउंस लिया, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रिपेयर अलाउंस भी बिल्डिंग के अगेंस्ट अलाउ होता है, लैंड के अगेंस्ट अलाउ नहीं होता। अगर आपने बिल्डिंग रेंट पे दी है तो वहां आपको 1/5 का रिपेयर अलाउंस मिल जाता है, लेकिन आपको लैंड के अगेंस्ट रिपेयर अलाउंस अलाउ नहीं होता। अब और क्या क्या खर्चे हैं सर? 50,000 रुपये का खर्चा है ग्राउंड लेवलिंग का, सॉरी लैंड लेवलिंग का, लैंड लेवलिंग। ₹50,000 का हमारा खर्चा है लैंड लेवलिंग का। देखिए लैंड लेवलिंग या इस तरह का कोई खर्चा हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में देखा नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने कुछ 8-10 एक्सपेंसेस देखे जो हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अलाउ होता है, लेकिन लैंड लेवलिंग के नाम से इस तरह का कोई खर्चा हमने देखा नहीं है। और ये खर्चा एक तरीके का, अगर आप गौर करें ना, कि आपने ज़मीन को सीधा करने के लिए खर्चा दिया है, ज़मीन को लेवल करने के लिए खर्चा दिया है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और हम तो ये बात जानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंसेस उस वक्त तक अलाउ नहीं होते जब तक लॉ मेकर उनको स्पेसिफिकली अलाउ ना करवा दे। कैपिटल एक्सपेंसेस उस वक्त तक अलाउ नहीं होते जब लॉ मेकर उनको स्पेसिफिकली अलाउ ना करवा दे, तो ये आपको अलाउ नहीं होगा। देन ग्राउंड रेंट है 20,000, ग्राउंड रेंट बिल्कुल अलाउ होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने ग्राउंड रेंट की डिडक्शन को सेपरेटली कवर किया है कि ग्राउंड रेंट की डिडक्शन हमें अलाउ हो जाती है। देन रेंट कलेक्शन चार्जेस है 25,000, रेंट कलेक्शन चार्जेस है 25,000, ये भी अलाउ होंगे, लेकिन लोअर ऑफ सम लिमिट। पहले मैं लिख देता हूं, रेंट कलेक्शन चार्जेस कितना अलाउ होंगे? लोअर ऑफ एक्चुअल कितना है? 25,000। और एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर रेंट कलेक्शन चार्जेस को हम कंपेयर करते हैं 4% ऑफ रेंट से, 4% ऑफ रेंट से, तो 4% ऑफ 4.5 लाख, जो हमारा रेंट है 4.5 लाख, इसका 4% लेंगे, तो 4.5 लाख का 4% आता है हमारे पास 18,000। इन दोनों का लोअर कितना होगा? इन दोनों का लोअर ऑब्वियसली 18,000 होगा, तो इन दोनों का लोअर क्लेम करेंगे, ये हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी, हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। लेकिन एक मिनट, इस पॉइंट में अगर आप गौर करें तो आपको 3 एक्सपेंसेस दिए हैं, एक लैंड लेवलिंग चार्जेस, एक ग्राउंड रेंट और एक रेंट कलेक्शन चार्जेस। हमने तीनों की बात कर ली, लेकिन एग्जामिनर ने एक और एक्सपेंस बड़ा छुपा कर पॉइंट नंबर 4 में भी दिया है। अगर आपने प्रॉपर्टी को लोन से परचेस किया है तो लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो भी तो एक्सपेंस है, लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो भी तो एक्सपेंस है। हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ा है ना कि प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, रेनोवेट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए अगर कोई भी इस्लामिक या कमर्शियल लोन लेते हैं तो इस इस्लामिक या कमर्शियल लोन पे जो भी इंटरेस्ट, मार्कअप, शेयर इन रेंट, प्रॉफिट ऑन डेट आएगा, इसे हम एक्सपेंस के तौर पे क्लेम करेंगे। तो अगर मैंने 4 मिलियन का लोन लेकर प्रॉपर्टी हासिल की है तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट को भी क्लेम करूँगा, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? 4 मिलियन का लोन है, सॉरी लोन तो टोटल 5 मिलियन का था, लेकिन प्रॉपर्टी कितने की खरीदी है? 4 मिलियन। तो जितनी अमाउंट प्रॉपर्टी के लिए खर्च हुआ उतनी ही अमाउंट का इंटरेस्ट क्लेम करेंगे। तो 4 मिलियन का अमाउंट, 12% का इंटरेस्ट। अच्छा एक और चीज़, लोन हमने लिया है 1 जुलाई 24 पे, लोन हमने लिया है 1 जुलाई 24 पे, जबकि प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दी है 1 सितंबर 24 पे, प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दी है 1 सितंबर 24 पे। अब अगर कोई यहाँ पे ये कंक्लूड करे कि प्रॉपर्टी डे 1 से अवेलेबल फॉर रेंट थी तो वो 12 महीने का इंटरेस्ट क्लेम कर ले, और अगर कोई समझता है कि 1 सितंबर 2024 से हमने रेंट पे देना शुरू की, उससे पहले हम रेंट पे देने के लिए अवेलेबल फॉर रेंट दी थी, तो फिर हम यहाँ से इंटरेस्ट क्लेम करेंगे। ये अगेन आपकी अजम्पशन पे है, आप 12 महीने का रेंट, 12 महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी क्लेम कर सकते हो इस अजम्पशन पे कि डे 1 से प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर रेंट थी। और अब 1 सितंबर से, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब 10 महीने का भी एक्सपेंस ले सकते हो 1 सितंबर ऑनवर्ड्स। ये आपकी अजम्पशन पे बेस्ड करता है। मैं 10 महीने का एक्सपेंस ले रहा हूँ कि हमने 1 सितंबर भी प्रॉपर्टी रेंट पे दी।
तो 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 10/12, ये आ जाएगा 4 लाख। अभी हमारे पास फाइनली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का नंबर आएगा आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल द एक्सपेंसेस, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल द रेलिवेंट एक्सपेंसेस। कैलकुलेट करें इसे तो 4.5 लाख माइनस 20 माइनस 18 माइनस 4 लाख, ये आ गया हमारे पास 12,000। 12,000 का हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जनरेट हो गया। आई गेस सारी एडजस्टमेंट्स को मोर और लेस मैंने अकाउंट फॉर कर लिया है। इनकम कैलकुलेट करने के लिए अभी मिनिमम टैक्स वगैरह भी है, उस पर हम आएंगे। तो यहाँ तक हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगा, और इस सवाल में कोई एग्जम्पशन वगैरह तो है नहीं, तो जो हमारी टोटल इनकम है वही हमारी टैक्सेबल इनकम भी बन जाएगी। अब टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस 36,678,250 36,678,250 प्लस कैपिटल गेन 208,000 प्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिर्फ 12,000, हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी 36,898,250 36,898,250 ये हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अब हम चलते हैं टैक्स लायबिलिटी पे। टैक्स लायबिलिटी के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि ये बंदा कौन है, सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। सर यहाँ तो कोई सैलरी इनकम आ नहीं रही, तो इसका मतलब है ये नॉन सैलरीड है। अच्छा, टैक्स रेट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स रेट्स आपके एग्जाम में गिवन होंगे, तो जो एग्जाम में टैक्स रेट्स गिवन होंगे हम उसी की बेसिस पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अभी सॉल्व करवाते हुए जो मेरे पास टैक्स रेट अवेलेबल है मैं उस पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर टैक्स रेट फ्यूचर में चेंज हो जाते हैं या आपके एग्जाम में कोई डिफरेंट टैक्स रेट्स आते हैं, जो एग्जाम में आपको टैक्स रेट्स गिवन होंगे आप उसी की बेसिस पे लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे। मेरे पास जो टैक्स रेट्स आ रहे हैं नॉन सैलरी इंडिविजुअल के, वो कुछ इस तरह से हैं। इसमें क्या बात हो रही है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेट बढ़ता जाएगा। हमारी इनकम कितनी है सर, हमारी इनकम 36 मिलियन है, 36 मिलियन है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे बड़ा स्लैब जो है वो 5.6 मिलियन का है। तो ऑब्वियसली हम इस लास्ट स्लैब में टैक्स पे करेंगे। कितना टैक्स पे करेंगे, 16,10,000 प्लस 45% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5.6 मिलियन, 1610 का टैक्स, और 5.6 मिलियन से ज़्यादा पे 45% का टैक्स। तो हम कैलकुलेट करते हैं एज पर स्लैब रेट, 16,10,000 प्लस टैक्सेबल इनकम कितनी है 36,898,250 माइनस 5.6 मिलियन का 45%। मैंने स्लैब रेट अप्लाई किया है, टैक्सेबल इनकम से अमाउंट माइनस किया, इस अमाउंट के ऊपर 45% और फिक्स टैक्स 16,10,000 रुपये। तो ये आ जाएगा 36,898,250 माइनस 5.6 मिलियन, इसका 45% प्लस 16,10,000। जब आप फुल फिगर्स में काम कर रहे हो तो अपने आंसर्स को डेसिमल में मत लिखिएगा। अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो फिर डेसिमल में लिखिएगा, लेकिन अगर आप फुल फिगर में काम कर रहे हो तो फिर आप फुल फिगर्स ही लिखोगे, डेसिमल में नहीं लिखोगे। तो ये आ जाएगा 15,694,212 या 213 कर देते हैं, 16,594,213। अब यहाँ पे और चीज़ें भी हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि आपने एक सरचार्ज का सेक्शन कवर किया है कि अगर एक इंडिविजुअल या एओपी की टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा हो, अगर एक इंडिविजुअल या एओपी की टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा हो तो उसे 10% का सरचार्ज भी देना पड़ता है। यहाँ टैक्सेबल इनकम हमारी 10 मिलियन से ज़्यादा है, यस, तो हम क्या करेंगे, सरचार्ज भी कैलकुलेट करेंगे। कितना, जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी आई है एज पर स्लैब रेट के हिसाब से जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी आई है इसी का 10% हम सरचार्ज वर्कआउट करेंगे। तो इसी का अगर मैं 10% लूँ तो ये आ जाएगा 15,694,221 15,694,221 इन दोनों का टोटल हमारे पास स्लैब रेट और
सरचार्ज को मिलाकर टैक्स आ गया। तो 15694,213 प्लस 1569421, यह आ गया 17263,634 17263,634। लेकिन अगेन अभी रुकें, अभी चीज़ें हैं। हमने स्लैब रेट के हिसाब से लायबिलिटी कैलकुलेट की, इसके ऊपर सरचार्ज कैलकुलेट कर लिया। अब हमें यहाँ पर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 कैलकुलेट करना है। मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 कैलकुलेट करना है। देखें, ये इंडिविजुअल का सवाल है, मिनिमम टैक्स को इग्नोर करने के लिए नहीं कहा। और इसका टर्नओवर कितना है? सर इसका टर्नओवर भी 100 मिलियन से ज़्यादा है। इंडिविजुअल और यूपी का टर्नओवर अगर 100 मिलियन से ज़्यादा हो तो उसके ऊपर मिनिमम टैक्स अप्लाई होता है। लेकिन मैं डायरेक्टली 138 पे मिनिमम टैक्स अप्लाई नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली 138 के ऊपर मिनिमम टैक्स का रेट अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें टर्नओवर में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती है। अगर आप सवाल पे ध्यान दें तो सेल्स के नंबर में पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने बताया था कि पॉइंट नंबर 1 में सेल्स टैक्स का अमाउंट शामिल था। हमें याद होगा कि जब हमने टर्नओवर की डेफिनेशन कवर की थी तो टर्नओवर की डेफिनेशन में जो सेल्स ऑफ गुड्स हैं वो नेट ऑफ सेल्स टैक्स होती है। तो चूंकि यहाँ पर सेल्स टैक्स का अमाउंट इसमें शामिल है तो टर्नओवर में से मैं वो सेल्स टैक्स का अमाउंट माइनस कर दूंगा। मुझे रिकैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था उसे। जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग कर रहे थे तो हमने सेल्स टैक्स अमाउंट कैलकुलेट किया था, कितना? 16,20,000। तो 16,20,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे। फिर सेल्स में ही पॉइंट नंबर 2 में ये था कि हमने इंश्योरेंस के पैसे भी यहाँ शामिल कर रखे हैं। तो ये भी हमारा टर्नओवर नहीं है, ये हमारे इंश्योरेंस क्लेम के पैसे हैं। सेल्स इंक्लूड 1925 रिसीव्ड एज कंपनसेशन, ये भी हम माइनस कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इस मशीन की डिस्पोजल का गेन, इस वाली मशीन की डिस्पोजल का गेन कैपिटल गेन में फॉल कर रहा है। चूंकि इस मशीन की डिस्पोजल के गेन कैपिटल गेन में फॉल कर रहा है, इसीलिए मैं इसे टर्नओवर से एक्सक्लूड कर रहा हूँ। अगर ये कोई डेप्रिशिएबल एसेट का गेन होता, जिसका गेन इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही टैक्स होता, तो फिर डेप्रिशिएबल एसेट की सेल प्रोसीड आपके टर्नओवर का पार्ट बनती। हमने मिनिमम टैक्स टर्नओवर टैक्स के सेक्शन में ये पढ़ा है कि अगर डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट कोई गेन और लॉस है, चाहे वो मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, लैंड तो नहीं होगी, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो या कोई और एसेट हो, तो डेप्रिशिएबल एसेट की जो सेल प्रोसीड है वो आपके टर्नओवर का पार्ट बनती है। चूंकि यहाँ पे कैपिटल एसेट है तो कैपिटल एसेट्स की जो सेल प्रोसीड्स हैं या इंश्योरेंस के पैसा है ये आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेंगे। तो हमारा एडजस्टेड टर्नओवर आ गया 138 मिलियन माइनस 1620,000 माइनस 1925,000, ये आ गया हमारे पास 134,455,000। मैं सिर्फ एक दफ़ा रीचेक कर लूँ कि मैंने कैलकुलेशन सही की है। यस, 134,455,000। और मिनिमम टैक्स टर्नओवर टैक्स का रेट कितना है? 1.25%। तो ये आ जाएगा हमारे पास 134,455,000 इंटू 1.25%, 134,455,000 मल्टीप्लाई बाय 1.25%। मैंने गलती से 10.25% कैलकुलेट कर लिया था। ये आ जाएगा हमारे पास 1,680,688 थोड़ा सफाई से लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का हायर लेंगे। इसे मैं ए का नाम दे देता हूं, इसे मैं बी का नाम दे देता हूं। हम क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी इस हायर ऑफ स्लैब रेट के हिसाब से और टर्नओवर टैक्स के हिसाब से। तो इन दोनों का हायर तो ऑब्वियस है, 17263,634 फेस पे नज़र आ रहा है, जो हायर अमाउंट है 17263,634।
फिर इन्होंने हमें मिनिमम टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड भी दिया है, टैक्स ईयर 24 का पिछले साल का 6 मिलियन, ये हम माइनस करेंगे, कितना 6 मिलियन। ये हमारे पास टैक्स लायबिलिटी नेट आ गई, यानी कि नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट, मिनिमम टैक्स का क्रेडिट माइनस करने के बाद। तो 17263634 माइनस 6 मिलियन, ये आ गया हमारे पास 11263634। अगेन अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बस लास्ट चीज़ रहती है, थोड़ा हमें याद रखना पड़ता है यहाँ पे कि जब हम सवाल सॉल्व कर रहे थे तो एक हमने एडवांस इनकम टैक्स दिया था 5 लाख रुपए, इस एडजस्टमेंट में कोई एडवांस इनकम टैक्स नहीं था, बाकी किसी एडजस्टमेंट में कोई एडवांस इनकम टैक्स नहीं था। एक हमने एडवांस इनकम टैक्स दिया था 5 लाख रुपए, तो ये 5 लाख रुपए के एडवांस इनकम टैक्स को हमने एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया था, हम इसे लायबिलिटी से एडजस्ट करेंगे। तो लेस एडवांस इनकम टैक्स 5 लाख, ये हमारे पास फाइनली टैक्स पेबल आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 10763,634, 10763,634। तो यहाँ तक फाइनली हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि इसकी सारी एडजस्टमेंट्स मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की अपनी इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।